फ्रोजन शोल्डर, एडिसिव कैप्सुलाइटिस भी हम इसे बोलते हैं। जैसे कि इसके नाम में ही है कैप्सुलाइटिस, मतलब कि जो कैप्सूल है हमारे अराउंड द शोल्डर, उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये शुरू कैसे होता है। तो जब भी हमारे शोल्डर, हम कोई भी रिपीटेड मोशन करते हैं, लाइक हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम अपने हाथ को ज़्यादातर एबडक्शन में रखते हैं। तो कोई भी एक रिपीटेड मोशन हमें करना बार बार, तो क्या होता है कि उसकी वजह से कैप्सूल के अंदर जो है फ्रिक्शन कॉज होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेन उसमें आ जाता है। स्ट्रेन की वजह से क्या कॉज होती है? इन्फ्लामेशन। वो कैप्सूल के अंदर अब इन्फ्लामेशन कॉज हो गई। देन इन्फ्लामेशन कॉज होने के बाद एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, फाइब्रोसिस। फिर फाइब्रोसिस, अब जब हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो वो क्या करेगा? हीलिंग प्रोसेस जो कैप्सूल होगा उसको थिकन करना स्टार्ट कर देगा। अब कैप्सूल थिक हो गया है, थिकन कैप्सूल को ही हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। तो हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर। सबसे पहली होती है फ्रीजिंग फेज, जिसे हम पेनफुल फेज भी बोलते हैं। ये 3 to 6 मंथ तक रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टाइम है हमारा, ये ड्यूरेशन जो है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। किसी पर्सन में कम लग सकता है, किसी पर्सन में ज़्यादा लग सकता है। ओके, सो 3 to 6 मंथ तक ये रहती है। इसके बाद ये, इसमें नाइट पेन भी रहता है इस फेज में, बिकॉज ऑफ ये पेनफुल स्टेज है तो इसमें नाइट पेन भी रहता है। स्टेज 2, फ्रोजन फेज, इसे हम इन्फ्लामेटरी फेज या फिर हम इसे स्टिफनेस फेज भी बोलते हैं। ये 6 to 12 मंथ्स तक वेरी करता है। इसमें पेशेंट को पेन और स्टिफनेस साथ साथ चल। एंड देन हमारी लास्ट स्टेज आती है, वो होती है थॉइंग स्टेज, मतलब कि थॉइंग फेज। इसमें क्या होता है? ये रिकवरी फेज होता है। इसमें जो टाइम होता है वो 12 to 18 मंथ्स तक होता है। इसमें क्या होता है कि अब जितना भी पेन है आपका, जितनी भी फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन है, वो सबसाइड होने लगेंगी। तो ये आपका रिकवरी की तरफ ले जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1.5 साल के अंदर, इसको आने में टाइम लगता है, बट 1.5 साल के अंदर आपकी फ्रोजन शोल्डर की रिकवरी खुद ब खुद होने। फ्रोजन शोल्डर का स्टेज वाइज ट्रीटमेंट देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका कॉज क्या है, ताकि हम पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके और उसे ठीक कर सके। तो कॉजेज कॉजेज दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं शोल्डर रिलेटेड कॉजेज और नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉजेज। तो शोल्डर रिलेटेड कॉजेज वो होते हैं जो शोल्डर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हमें कोई भी ट्रॉमा हुआ है शोल्डर में, जैसे ट्रॉमा कुछ कुछ भी हो सकता है, फॉल की हिस्ट्री हो गई है या कुछ भी, उसका ट्रॉमा हो गया शोल्डर के अंदर, इंजरी हो गई है, तो वो उसकी वजह से उसका हाथ रहा, उसका जो शोल्डर रहा वो रेस्ट पे रहा, रेस्ट पे रहने की वजह से उसको बाद में फ्रोजन शोल्डर हो गया। अब जैसे कि उसको टेंडिनाइटिस हो गई है, टेंडिनाइटिस भी इसका एक कॉज हो सकता है। टेंडिनाइटिस हो गई है, जैसे उसे बिसिपिटल टेंडिनाइटिस हो गई है, या फिर उसको रोटेटर कफ इंजरी हो गई है, उसकी वजह से उसका रेस्ट पे रहेगा हाथ। या उसको फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर होने की वजह से ज़्यादा दिन इमोबिलाइज रहा और स्लिंग में रहा हाथ, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसको फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। और जैसे कि हमारा जो पुअर स्लीपिंग पोस्चर होता है, हम क्या करते हैं, काफ़ी बार अपने हाथ सर के नीचे ऐसे रख के सोते हैं, तो ये हमारा शोल्डर जो होता है वो यहाँ लॉक हो जाता है। लॉक होने की वजह से अब इसका जो स्लीपिंग पोस्चर है वो बहुत बेकार हो गया है, इसकी वजह से भी हमारा फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। और रही बात हमारी, आजकल लोगों को बहुत एक्सरसाइजेस करने का बहुत शौक है, तो वो क्या करते हैं कि फॉल्टी मूवमेंट्स कर लेते हैं या फिर अपने शोल्डर्स का ओवर यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉजेज़ को। ये वो कॉजेज़ होते हैं जो डायरेक्ट शोल्डर पे इफेक्ट नहीं कर, मतलब जो डायरेक्ट शोल्डर को इंटेक्ट नहीं करते, बट वो किसी और बीमारी की वजह से शोल्डर पे आते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ एंड थायराइड, ये हमारे दोनों हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। कैप्सूल है वो थिक एंड हो जाता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। अब मसल वीकनेस की वजह से क्या होता है, हमारी जो शोल्डर गिडल्स होते हैं ये, और ये हमारी ये चेस्ट की जो मसल होती है पेक्टोरालिस, तो इसमें क्या रहता है कि अब ये टाइट हो जाएगी, तो ये हमारी जो ग्लिनॉइड कैविटी है, ग्लिनॉइड कैविटी को इस तरह से कंप्रेस कर देगी। अब जब ये कंप्रेस करेगी तो हमारा शोल्डर की जो एक्सिस होगी वो चेंज हो जाएगी। अब एक्सिस चेंज होने की वजह से क्या होगा कि फ्रिक्शन जो होगा हमारी बॉल एंड सॉकेट के बीच में वो बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन बढ़ेगा तो इन्फ्लामेशन, वही फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। अब हम आते हैं फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट के ऊपर। तो हमें फ्रोजन शोल्डर का जो ट्रीटमेंट है वो हमें उसके अलग अलग कॉज और अलग अलग स्टेजेस को देखते हुए करना चाहिए। सबसे पहले हमें पेशेंट को उसकी फंक्शनल रेंज प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो हेल्पलेस फील ना करे और अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को कर सके, जैसे कि कॉम्बिंग हो गया या फिर क्लॉथिंग हो गया या कुछ भी कपड़े उठाना वगैरह। उसके ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेन डिक्रीज करना और उसके फंक्शंस को रिस्टोर करना।
तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है फिजियोथेरेपी को। फिजियोथेरेपी ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है फ्रोजन शोल्डर के अंदर। बाकी शोल्डर पेन से डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट भी करते हैं जिसका नाम है एप्रीहेंशन टेस्ट। इससे ये कंफर्म होता है कि ये जो पेन है वो आपका फ्रोजन शोल्डर है या नहीं। अब हम आते हैं स्टेज वाइज ट्रीटमेंट पे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है स्टेज 1, फ्रीजिंग स्टेज, जिसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। स्टेज 1 इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पेशेंट को इन्फ्लामेशन होती है और पेशेंट को नाइट पेन भी होता है। तो इस स्टेज में हम कभी भी एक्टिव मूवमेंट की तरफ नहीं जाएंगे और ना ही पेशेंट को यह एडवाइस करेंगे कि वो अपनी शोल्डर की रेंजेस को बढ़ाए, क्योंकि जितनी पेशेंट अपनी रेंज बढ़ाने की कोशिश करेगा हाथ की, उसकी इन्फ्लामेशन उतनी ही बढ़ती जाएगी और वो सर्कल वापस से चलता जाएगा और पेशेंट को हीलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। स्टेज 1 में हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं पेंडुलर एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी में हम उसको इलेक्ट्रोथेरेपी एंड ग्रेड 1 ग्रेड 2 की मोबिलाइजेशन जेंटल ही रखते हैं स्टेज 1 में। और मेडिसिन में हम उसको मेनली एनसेड्स रखते हैं, जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है जो इन्फ्लामेशन को कम करती है, जिसकी वजह से उसको पेन में और इन्फ्लामेशन में। सेकेंड स्टेज में आती है मोबिलाइजेशन एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये दोनों चीज़ें करनी होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो वापस आ जाए। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि हम वॉन्ड एक्सरसाइजेज होती हैं, कोई भी वॉन्ड की हेल्प से हम उसको एक्सरसाइज करा सकते हैं। और जैसे स्लीपर स्ट्रेच होता है, स्लीपर स्ट्रेच हम उसको करने के लिए दे सकते हैं। ये उसकी सेल्फ एक्सरसाइजेज भी होती है। फिंगर लेडर हम एक्सरसाइजेज उसकी स्टार्ट करा सकते हैं। अब आता है स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर हम एक्टिव एक्सरसाइजेज और उसकी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट कराते हैं। स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज इसलिए ताकि जो उसकी मसल जितना भी रेंज अपना गेन कर चुकी है, रेंज ऑफ मोशन गेन कर चुकी है, उनकी स्ट्रेंथ भी साथ साथ हो जाए, ताकि अगर वो आगे चल के काम करे तो उसको वीकनेस फील ना हो उस मसल में। सो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है फ्रोजन शोल्डर। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक्सरसाइजेस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं, मोबिलाइजेशन के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।